धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। नायकं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। नायकं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। हम जो भी करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है। हम जो भी करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल क्रम में पक कर प्रारब्ध अटल बन जाता है। प्रारब्ध अटल बन जाता है, प्रारब्ध अटल बन जाता है। रची तुम्हीने आत्मकथा, है रची तुम्हीने आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा। पुरुषार्थं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो, बैठे बैठे। प्रज्ञा योग के इस प्रथम सत्र में आप दोनों मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हम लोग प्रज्ञा सूत्रों को एक एक करके ले रहे हैं, समझ भी बढ़ा रहे हैं और ध्यान की यात्रा पर, ध्यान की गहराई बुद्ध कह रहे हैं कि ध्यान उथला उथला रहेगा अगर समझ नहीं बढ़ी। समझ हमारे जो सामाजिक तादात्म्य है, जहां उलझाव है, वो कट जाएंगे। उसको कहते हैं मेरे वचन उस तरह से हैं कि जैसे आपके शरीर में कोई कांटा गड़ा हुआ हो तो उस कांटे को निकालने के लिए आप दूसरे कांटे का उपयोग, तो दूसरे कांटे का हम उपयोग करते हैं, फिर दोनों कांटे हम फेंक देते हैं। तो वचन जो हमारी तादात्म्य है, वो पर्सनैलिटी का, बुद्ध के ये प्रज्ञा सूत्र उसी तरह से हैं और वो कांटे की तरह हैं जो आपके जो तादात्म्य है पर्सनैलिटी का, उसको तोड़ते हैं। और फिर तोड़ते हैं तो फिर सहज ही जहां जहां हमारा अटकाव है समाज में, और समाज में अटकाव बस केवल यह है कि ज्यादातर, मुश्किल से 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो ऐसे अभी समाज में रहते हैं, नहीं तो ज्यादा तो समाज यही कहेगा ना, जो सारा आपका समाज है, हमारा समाज है, वो हमारी पर्सनैलिटी को ही पोषित करने का, और उसी से समाज का काम, प्रकृति का काम चल रहा है। तो आगे की यात्रा के लिए बहुत थोड़े से लोग हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्वयं के जानने की यात्रा पर चलें, तो हमें ऐसे लोगों के साथ सत्संग करना पड़ेगा, और बिना किए ये तादाद में टूटेगा नहीं। बार बार
तो हम लोग सम्यक कर्म पर पीछे हमने दो सम्यक दृष्टि और सम्यक जागृति और सम्यक कर्म पर पीछे शायद 2 दिन से चर्चा हो रही है। हाँ, आज तीसरा दिन है। तो हम लोगों को बात कुछ समझ में आ रही है सुनील जी? कुछ आ रहा है या बिल्कुल? नहीं स्वामी जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ स्वामी, इन चीजों की ना थोड़ा सा मैंने आपसे पहले जिक्र किया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर ना मैंने कम जोर दिया था कि ठीक है, मेरा सुनना तो जारी था ही 2000 से, मैं अपने हाँ नोट्स बनाता था, लेकिन ना जैसे कई बार कहते हैं ना कि उन बिन गुरु ज्ञान नहीं, तो वो लिख लेता था, याद भी रहता था, कोट भी कर देते थे इधर उधर, लेकिन ना अंदर उतरी हुई चीज नहीं हो ना स्वामी जी, तो जी वो समझ से परे ही रहती है। तो अब जब है, अभी जैसे आपने सम्यक कर्म की चर्चा करी परसों, तो मैंने जहां कहीं से भी जो छोटी मोटी मेरे पास सुविधा थी, मैंने बैठकर उसको नोट डाउन करना शुरू किया। होता क्या स्वामी जी, श्रवण करने के बाद जब हम अपना उसको लिखना भी, कहीं पर नोट्स भी बनाना शुरू करते हैं, तो वो थोड़ा और ज्यादा टिकता है। अब थोड़ा उम्र का तकाजा भी है, एडवांस एज में चीजों को सीखने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी भी होती है। तो लेकिन लेकिन सुखद अनुभव होता है। साथ में थोड़ी सी ये भी एक मन में ना थोड़ा उठता है दुख कि यार ये ना चीजें समय ज्यादा मांगती हैं, और इसमें थोड़ा लंबे समय तक टिके रहने से ही लाभ होता है। अब दुनियादारी में चलते हुए पूरे दिन भर में पता चला कि मैंने आपके साथ समय बिताया, उसके बाद आधा पौना घंटा दे पाया। हमारे मित्र काफी अच्छे अच्छे वीडियोस और ऑडियो शेयर करते हैं, सभी को सुनने करने का मौका नहीं मिलता, कहीं उसमें बड़े लाभप्रद होते हैं। बट स्वामी जी, सुनने की भी ना एक प्रक्रिया है। मैं यूं चलते चलते भीड़ में कहीं पर भी उसको सुनकर उस तरह से सहेज नहीं सकता। तो ये जो क्रम चला है प्रज्ञा सत्र के, ये बड़े लाभकारी हैं। हमें इसमें थोड़ा और इन्वॉल्व होना चाहिए। समझ बहुत अच्छे से चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से आती हैं। और एक्चुअली तो स्वामी जी, अंदर तो सामान है अपने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से ये बातें होती हैं, तो वो अपने आप तार जुड़ जाते हैं और पिछले कई सालों की पड़ी चीजें एक साथ जुड़ जाती, तो उसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये लाभप्रद है। बहुत सुंदर। तो प्रज्ञा सूत्रों को हम कर्म के सूत्र को ले रहे हैं, तो कर्म के उन्होंने बताया ना कि कर्म का मतलब क्रमशः कैसे हम उसको और गहराई में लेते जाएं, तो उसको 3 या 4 भागों में बांटा है, उसको समझ ही गए हम लोग। तो एक कर्म क्या है, मतलब जो हम एक सीधे प्रतिकर्म, ज्यादातर तो हम प्रतिकर्म में जाते हैं। प्रतिकर्म को कह रहे हैं कि रिएक्शन में किसी ने कुछ कहा तो हम उसकी प्रतिक्रिया में हम उसका उत्तर देने, ज्यादातर तो उसी से रिएक्शन में, समाज रिएक्शन में ही ज्यादातर, और यही सिखावन देते हैं। उन्होंने हमें उपहार दिया, हम उपहार देने चले। पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तो हम अपने बच्चों को पाल पोस करके, पिता ने कहा धन पैसा कमाओ और कमा के दिए, तो अभी हम भी उसी में लगे कमाने। असल में क्या हुआ, उसी में चले गए, जरूरत है कि नहीं। ये सब काम प्रतिकर्म सारे मूर्छा में, और यात्रा स्वयं की यात्रा जागरण की है। तो सारा जो समाज है वो मूर्छा की ही सिखावन, उसी की सिखावन दे रहा है। तो प्रतिकर्म में ही हम ज्यादा, उन्होंने किसी ने हमें कुछ उपहार दिया, किसी ने क्रोध किया, तो हम उनका बदला प्रतिशोध की भावना से अब चले बदला लेने। बाप ने बदला नहीं पूरा कर पाया तो बेटे को भी सिखा के दे जाएगा, देखो तुम हमारे बेटे हो ऐसा। अब बेटा भी मूर्छा में, जो बाप ने कह दिया, जरा रुक के सोचे नहीं। अब बाप ने कहा कि चलो मैं आपको डॉक्टर बनाना चाह रहा हूं। अब एक तो गलती यही हो जाए, समाज में ऐसा हुआ, अब जो बाप नहीं कर पाया वो बच्चों पर
थोपेगा, लेकिन बच्चे का स्वभाव यानी हमारा स्वभाव क्या है, हम भीतर से हमारी फ्लावरिंग कैसी होगी, उस कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम वही कहा मानेंगे जो पिता ने, और ये सिखा दिया गया है, ये सिखा दिया है कि पिता माता का कहना मानना चाहिए। अब इसमें पिसेगा बच्चा, स्वभाव से नहीं, ये सब प्रतिकर्म में हो रहे हैं। हम अपने भाव अपनी चीजें दूसरे पे लाद रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है जी। जैसे एक मन में ये प्रश्न उठता है कि कई बार ये जो चीज दिखने में तो गलत लगती है, जैसे आपने जो बोला कि बाप अपने को थोप रहा है, वो मेरे ख्याल से थोप नहीं रहा, उसको लगता है कि अभी बच्चा अवयस्क है, इतना बुद्धिमान नहीं है, तो इसको मैं कुछ डायरेक्शन दूं। अगर आपकी बात को, या मतलब हम एक सही बात को इस तरह से उतारें जीवन में कि यार इनकी फ्लावरिंग अपने हिसाब से होने दो, ये जैसे जीना चाहते हैं जीने दो, तो क्या समाज अराजक नहीं हो जाएगा? एक हर तरफ अराजकता ही फैल जाएगी कि सब अपने ही तरीके से फ्लावरिंग करो, कोई किसी को गाइड ही ना करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गाइड तो आपको करना है, गाइड आपको वहां करना है, आपको उसकी यात्रा, उसका स्वभाव कहाँ है, गलत के लिए आप तो गाइड करेंगे ही, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए धन पैसा कमाने का है, तो उसकी किस दिशा में यात्रा है, पैसा किस दिशा में, वो डॉक्टर अगर वो इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसको उस दिशा में प्रयास, समाज में उस दिशा में हम अगर सक्षम है तो प्रयास कराएं। एक डॉक्टर अगर इंजीनियर, अगर एक इंजीनियर डॉक्टर बनना चाह रहा है या एक कुछ और बनना चाह रहा है, कहां से उसकी कैसी फ्लावरिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बात अच्छे बुरे का है, वो तो हमें ज्ञान पिता नहीं ज्ञान देगा तो और कौन देगा, ये यहाँ पर गलती है। बात है कि उसका विकास उसके स्वभाव के अनुरूप, उसके चुनाव के अनुरूप अगर हम कर सकते हैं तो उतना जरूर करना चाहिए, लेकिन इसमें कभी कभी जरूरत होती है कि पिता के पास उतने संसाधन नहीं है, या समाज में या शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मजबूरी में हमें उस दिशा में ले जाना पड़ता है आपको। लेकिन अगर हमारे पास संसाधन है, व्यवस्था है, तो बच्चे की जो जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, जो धन पार्जन के लिए जो कर्म करने जा रहा है, अगर उसके नेचर के हिसाब से मिल जाएगा तो वही उसका कर्म बाद में क्रिएशन में बदल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्वभाव से वो निकल रहा है, तो उसको बाकी दो भाग निकल जाएंगे, वो क्रिएशन में लग जाए, क्योंकि वो क्रिएशन में ऑलरेडी उसका स्वभाव वही कह रहा है। मेरा मतलब कर्म से है, मेरा मतलब उसको शिक्षा से नहीं, गलत सही की शिक्षण आपको प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा, तो ये देना पड़ेगा हम कर्म की तरफ, कि कल वो कर्म करेगा तो किस तरह से, क्या हम उसके स्वभाव के हिसाब से उसको हम दे सकते हैं। हो सकता है कि उसका जो कार्य करना चाहे, अर्थोपार्जन करना चाहे, हो सकता है ऐसा चुनाव करे जिसमें पैसा कम हो, लेकिन उसी पैसे कम में उसकी फ्लावरिंग, मूल बात तो है क्रिएशन में तो लगेगा। लेकिन अगर हम पैसे के ध्यान में रख करके एक पिता ऐसे ऐसे विषय का चुनाव कर दे, तो पूरी उसमें पूरे सर्विस में वो बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि वो क्रिएशन में वो वही उसका क्रिएशन, वही जॉब उसकी ड्यूटी की तरह, बोझ की तरह लग जाएगा। तब वहां से आपका अकर्म में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि पहले तल पर ही मुश्किल हो जाएगा, असंभव नहीं कह रहा हूं, मुश्किल हो जाएगा। सरल कब होगा, जब उसके कर्म, उसके स्वभाव के अनुसार उसको जॉब काम कर्म मिल जाए। तो ये पिता को, हम लोगों को अक्सर, मैं वहीं पे आपको एम्फसाइज करना जा रहा हूं कि मोस्टली पिता अपनी बात वहां पे थोपते हैं कि तुम ये बनो, लेकिन कभी बच्चे से यही नहीं पूछते
कि क्या तुम्हारे लिए, ऐसे देखिए तो बच्चा अपने आप वो बता देता है बड़ा होते होते कि हमारी रुझान इधर है। एक पिता ढंग से देखेगा तो देखेगा कि बच्चे की रुझान असर है, तो उसी तरफ वो प्रेरित कर सकता है। बच्चे की रुझान अगर इस दिशा में जाने की है, उस दिशा में फिर वो ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएगा। मेरा उद्देश्य ये था। बाकी समाज की अच्छी बुरी समझ तो यहाँ संबंध केवल कर्म की बात है। जी 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 हाँ मतलब जी। एक मूवी आई थी, वो काफी फेमस भी हुई थी, 3 इडियट्स। सुनील जी ने भी राइट शायद देखी राइट, मैं होगी। भूल रहा था, वही उसी मूवी को याद कर रहा। 3 इडियट। 3 इडियट में वही बात, सेम यही बात थी कि वो बाद में आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। वो जानना बनना चाह रहा था शायद इंजीनियर, और डॉक्टर, या डॉक्टर बनना चाह रहा था इंजीनियर बना दिया, कुछ ऐसे ही था। 3 इडियट में ऐसा ही था। वो बनना चाह रहा था डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ और बनना चाह रहा था वो, साइंटिस्ट और शायद। तो और वो 3 इडियट इसी पे प्रेरित है, ये सम्यक उस पे ही प्रेरित है, वो काफी अच्छी है। तो ये मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं सुनील जी, तो मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है? जी तो स्वामी। राइट, तो इसको प्रतिकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म, इसको, चलिए ये बड़ी वैसी भाषा है, शायद भाषा नहीं समझ में आ जाए तो दूसरी भाषा समझ लीजिए। जैसे समझो ड्यूटी, वर्क, क्रिएशन एंड प्ले, यही यही आपकी क्वालिटी, आपकी संवेदना, आपका लविंग, आपका होश बढ़ जाए तो वही ड्यूटी वर्क में बदल जाती है, वर्क क्रिएशन में बदल जाती है, और क्रिएशन आपका प्लेफुलनेस। अकर्म का मतलब है कि अब काम नहीं कर रहे, प्ले, जस्ट पूजा, प्रेम, पूजा ही कर रहे हैं। अकर्म सबसे ऊपर की बात है, जिसे कृष्ण कह रहे हैं लीला। तो यही इसको, जिसे हम कह रहे हैं कि प्रतिकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म, ये बस गुणवत्ता ही चेंज हो जाएगी। हमें इस दिशा में, हमें क्रिएशन तक जाना है, क्रिएशन को हम ले आए तो बाकी सहज ही हम लीला में प्रवेश कर जाते हैं, अकर्म में। तो क्रिएशन जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव, कुछ उत्साह से भर करके कुछ काम में अब पहल करो। तो पहला क्या है? पहले अक्सर स्थिति क्या है? ड्यूटी जरा सबसे बड़ा वो है। ड्यूटी के मतलब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहते ना, सर्विस लग गई तेरे, अपनी ड्यूटी बजा है भाई, काम पूरा होना भाई, हमने अपनी ड्यूटी बजा ली। इसमें उत्तरदायित्व तो पहला सबसे बेकार का, इसमें क्या है, बिल्कुल मूर्छा में है। ये हमने अपनी ड्यूटी बजा आई भाई, अब उसका हो ना हो। और इस तल में इतना मूर्छा है कि बस आदमी बस अपना काम, उसको उत्तरदायित्व तो बोध नहीं है। वर्क में थोड़ा सा और थोड़ा सा भी होश आया है, तो वर्क में नहीं उत्तरदायित्व, तो भाई ये काम पूरा कहा कि तुम्हें ये काम करना है, तो वर्क से अब वो थोड़ा सा जिसको दिया जाएगा उसको उत्तरदायित्व बोध हो जाएगा, थोड़ा सा होश बढ़ेगा। लेकिन एक कदम और जाएं तो यही वर्क क्रिएशन में बदल सकता है, और ये क्रिएशन जिम्मेदारी के साथ प्रेम, प्रेम भी उसमें आ जाता है। और इसे हम देख ही रहे हैं ना, और इसे अस्तित्व से, पूरे अस्तित्व से देखो, पूरा एग्जिस्टेंस क्रिएशन में लगा हुआ है। तो जो पूरा एग्जिस्टेंस क्रिएशन में लगा हुआ है, तो हम इसी एग्जिस्टेंस के पार्ट हैं। इससे अलग हो करके हम कभी अस्तित्व से एक कैसे हो पाएंगे? तो एग्जिस्टेंस से भी तो सीख ले सकते हैं। रोज सूरज उगता है, रोज हवाएं, रोज वृक्ष, वही वृक्ष को देखो ना, कितना मारो फल ही देता है। तो प्रकृति
पक्षी गीत गा रहे हैं बिना मतलब गीत, कल उनका कुछ पता नहीं, लेकिन रोज उड़ते हैं, गीत गाए जाते हैं। फूल देखो रोज सुगंध बिखेर देता है और भंवरों को आकर्षित कर सदैव विकास, क्रिएशन में पूरी प्रकृति लगी हुई है। तो हमें भी अब इसमें प्रोएक्टिव आगे चलकर ये हमें प्रयास करना है, क्या कोई एक अवसर है क्रिएशन का, उसमें बढ़ चढ़ करके थोड़ा सा पहल करनी है। इसमें पहल कहीं पर भी आसपास, अब जैसे आसपास जहां हम रह रहे हैं इतना नहीं कि बिल्कुल, लेकिन आसपास के परिवेश को, संबंधों को, ये हमें प्रोएक्टिव, ये नहीं देखें कि पड़ोसी मुझसे नहीं बोल रहा है तो न क्यों बोलें, इतना क्या, मुस्कुरा देने से कोई फर्क पड़ जाता है क्या? कहीं संबंध बिगड़ गए हैं ऐसे बहुत, अगर वैसा संबंध है कि जो बिगाड़ मतलब उससे नहीं सुधारने में नुकसान है तो जरूरत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर जीवन में रस है, कोई संबंध थे तुम्हारे बिगड़ गए तो पहल कर लो। है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस छोटी सी बात के लिए पहल। क्रिएशन में ये क्रिएशन है, इस बात का ख्याल किए बिना कि अरे वो पहले करे तो वो करे, तो तुम पहल करो। पहल करने में जाता क्या है, कुछ नहीं, कल पहले ही पहल कर लो। तो क्रिएशन ये है। कहीं पे बैठे हो, अब देखो घर में बैठे हो तो कुछ भी काम करो जो भी अच्छा लगे। क्रिएशन में बैठे बैठे, अगर नहीं बैठे कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो वो पूर्व नीचे की तरफ जाओगे। छोटा मोटा काम भी कर लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है दिन का पूरा काम है थाली, तो जो भी है एक टेबल की सफाई कर लिए, एक उसकी सफाई कर लिए। अब जैसे कहते हैं कि सुनील जी खूब बढ़िया, तो वो उसको क्रिएशन में लगो जो आपको सहज स्वभाव में हो, उसको करिए तो वो उससे आपको समझ में आ जाएगी। चाहे उससे आपको कुछ लाभ ना हो रहा हो तब भी, जैसे गीत गाना है, नृत्य करना है, कोई संगीत सुनना है, आप जैसे कहते हैं ना कि बागवानी करते हैं या ये करते हैं, अच्छा लगता है, वो छोटे मोटे जो जिसमें हमें रस आ रहा है उस क्रिएशन में लगे, तब धीरे धीरे जो हमारा कर्तव्य है, जो हम वर्क कर रहे हैं, उसमें भी क्रिएशन आ जाएगी। तो लेकिन शुरुआत सरलता से, शुरुआत कहां से करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हम आसानी से इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आसानी से हम पौधों को फूल दे मतलब पानी देने में, उसकी निकाई गुड़ाई करने में, उसको थोड़ा सा करने में आराम आ रहा, उस क्रिएशन में आराम, अब ये करके निकाई गुड़ाई करके लान में थोड़ा सा पानी डाल करके, अब देखा कितना आत्म सुख मिलता है। और कार्य का कार्य होगा, हमें सुख भी मिला, कार्य करके सुख भी हो गया। तो सरलता से शुरू करिए, फिर इसी को, क्योंकि बात है कि मजा आ गया भाई वर्क, तो अगर हम अपनी भाव दशा को हर वर्ग के साथ जोड़ सकते हैं। शुरुआत सरलता से करें जो आपके स्वभाव के अनुकूल करती है, बाद में वहां भी आप उसको क्रिएटिविटी को ला सकते हैं, सरलता से वहां भी ला सकते हैं जहां भी है, क्योंकि आपको अब पता हो गया है कि भाई काम तो हम वहां भी कर रहे थे, लेकिन वो आगे चल करके आगे, लेकिन वो काम थोड़ा सा मुझे मजेदार लगा, वो काम मजेदार लग रहा है। यही मजेदार को, अगर काम मजेदार लग रहा है तो एक है कि उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब हमें पता लग गया है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, मजा आने लगा, इसलिए काम को हम करके बोझ सा नहीं लगा। तो वो किसी में भी लगा सकते हैं, अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आनंद तो हम ले ही सकते हैं, मजे से ले सकते हैं। बोझ तो हर वर्क में हम एक्टिव हो सकते हैं, उसमें पहल कर सकते हैं। कहीं पर समाज सोसाइटी में कहीं कोई कार्य हो रहा है, उसमें कुछ अपना, जो भी कुछ अपना योगदान है, अपना चाहे आर्थिक योगदान हो,
चाहे अपना वैचारिक योगदान हो, लगे कि उसमें जरूर दे देना चाहिए। कुछ भी जो भी हो, पहल करके कुछ जरूर करनी चाहिए। तो क्रिएशन, जैसे ही ये क्रिएशन आएगी तब अगली बात आ जाती है कि फिर वो आप अकर्म में प्रवेश कर जाते हैं। यही क्रिएशन आपको अकर्म में ले जाएगी। अकर्म में फिर क्या होगा? वही प्रेम, वही होश और गहराएगा। तो फिर कर्म जो है वो काम जैसा नहीं लगेगा, वो पूजा जैसी लगेगी, मजा आने लगेगा उस कार्य में। ये बात होश और प्रेम को गहराने की है। तो धीरे धीरे हमें होश और प्रेम, इन जो 4 तल है ना, इनमें बस होश और प्रेम का ही तो क्वालिटेटिव जो डिफरेंस हुआ है, होश और प्रेम क्रमशः गहराता जा रहा है। और जैसे ही हम क्रिएशन में जाते हैं, आप देखिएगा कि आपकी ध्यान की गहराई, जरा देखो आसपास जहां भी जाओगे, बाहर निकले, आपने देखो कुछ कार्य करके और आनंद ले लिया, आप आपकी बगिया में फूलों पर थोड़ा सा पानी दे दिया, तो बैठ करके सहज ही ध्यान हो जाता है, फलित हो जाएगा। ऑलरेडी चेतना एक्सपेंड कर गई ना, तो क्रिएशन आपकी चेतना को एक्सपेंड करेगा। और ध्यान क्या है? अपनी कॉन्शियस को एक्सपेंड करना। इस ढंग से कुछ ऐसा किए जिससे अस्तित्व से आप जुड़ रहे हैं। किसी गंभीर आदमी को थोड़ा सा मुस्कुरा के, ज्यादा नहीं कि कोशिश करके, अब थोड़ा सा मुस्कुरा करके चाल लीजिए। अरे वो अपने लिए हम कर रहे हैं, दूसरा हुआ कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा के अगर कुछ हम थोड़ी सी अच्छी तरंगे भेज सके, तो ये क्रिएशन करके आसपास के परिवेश को हम एक सरल सा माहौल दे सकते हैं। और वो हमारी ध्यान की ऊर्जा में, ध्यान में गहराई ले आएगा आप आसपास के इस तरह के। तो ये क्रिएशन का मतलब है प्रोएक्टिव। थोड़ी सी पहल करिए, इनिशिएटिव लीजिए। जहां भी इस तरह के रचनात्मक कार्य हो रहा हूं, जो जहां उसमें पहल भाग ले, और ये भाग लेने से आपके ध्यान की फ्लावरिंग होगी। और यही क्रिएशन आपको बाद में आपको अकर्म में ले जाएगा। फिर कर्म जैसा नहीं लगेगा, पूजा जैसा हो जाता है, फिर मजा आ जाता। ऐसा लगता होगा ना, अभी तो ये तो पता लगता है ना कि जैसे आपको निकाय, अब वो काम मजा आने लगा कि नहीं? वो एकदम मजा आने लगता है। जिस कर्म में हमें मजा आने लगेगा, वो काम जैसा लगता नहीं, बल्कि उस काम को करके लगता है, उस काम को करके और मजा आता है, बल्कि हम और विश्राम में हो जाते हैं ना, और विश्राम में हो जाते हैं। ये अगर थोड़ा सा, मैं खास करके सुनील जी से कहते हैं ना, सुनील जी लान वान की अगर बढ़िया से अच्छे घर करते हैं, और उसको करके आपको मजा आता है कि नहीं? आता है। तो वही क्रिएशन आपको एकदम प्ले में ले गया, वो आपके लिए खेल हो गया ना। वो कर्म कहाँ रहा? दूसरे को, घर के लोगों को देखने में लगा कि अरे इतना बड़ा काम करिए, लेकिन उस काम को करके आपको मजा और आया, और विश्राम आया। और फिर यही अगर एक में हुआ, तो इसको दूसरे में भी साधा जा सकता है। हर जगह थोड़ा थोड़ा करके साधा जा सकता है। ऐसा भी जो भी क्रिएटिव वर्क हो, उसको पहल करें, उसमें करें। आज समाज है, सोसाइटी है, कहीं आप बात कर रहे हैं, उस समाज सोसाइटी के साथ जो भी क्रिएटिव वर्क हो, उसमें एक्टिव हो, भाग लें। और भाग लेकर के अपना जो भी है उसका नहीं, आलोचना नहीं करनी है। जो भी अपना भाग है, उसमें जो भी अपना सुझाव देना है, कुछ पार्टिसिपेट करना है, वो पार्टिसिपेट करिए, सुझाव दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कर्म और ज्यादा प्लेफुलनेस में हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो
इस तरीके से समझिए कि हमें कर्म को ड्यूटी से, कर्म और कर्म से क्रिएशन तक तो ले आना है, क्रिएटिव, और हर वर्क को में पहल प्रोएक्टिव होकर के, इनिशिएटिव लेकर के काम को करना है। कहीं भी हैं आप, इनिशिएटिव लीजिए, संबंधों को और सुधारिए, कहीं संबंध बिगड़ गए हैं उनको सुधारिए, और इस सुधारने में आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसको बार बार। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से शब्दों को इस तरीके से समझ लीजिए, ड्यूटी, वर्क, क्रिएशन एंड प्ले। तो वर्क जो हमारा जो कर्म है, सारा कर्म, ये अंतिम बात है। फिर क्रिएशन में थोड़ा सा बाद में रजोगुण होता है, और प्लेफुल में क्या होता है, सहजता आ जाती है, फिर उसमें सब शामिल। क्रिएशन में थोड़ा सा प्रोएक्टिव है, लेकिन वही प्लेफुलनेस में सहजता आ जाती है। क्रिएशन में थोड़ा सा क्रिएटिविटी पर ध्यान है, इनिशिएटिव लेने की पर ध्यान है, लेकिन जैसे ही आप क्रिएशन से एक कदम और बढ़ेंगे तो उसमें सभी चीजें शामिल, सहजता हो जाएगी। तो क्रिएशन का जो अति ऊर्जा है वो सहज हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसी, तो वो अंतिम, लेकिन इधर से ही जाएंगे, क्रिएशन से ही वो बात बनेगी आगे। प्लेफुलनेस में सभी चीजें सहज हो जाती है। इसे कृष्ण लीला कह रहे हैं। वो हिंसा भी कर रहे हैं और बचा भी रहे हैं। तो कृत्य कर रहे हैं, कर्म तो इतना बड़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं ये लीला है, लीला, प्लेफुलनेस, बस मौज के लिए कर रहे हैं, अंतिम बात है, लेकिन ये हो सकता है। तो क्रिएशन तक हमको, जिसे बुद्ध कह रहे हैं सम्यक कर्म, सम्यक का कर्म का मतलब है प्रोएक्टिव, हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, पैसिव होके नहीं रहना है। इनिशिएटिव लेकर के जो भी क्रिएटिव वर्क है उसमें पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, बस क्रिएशन की सोचना है, नकारात्मक चीजें नहीं सोचनी है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में ले लेनी है। अब कर्म पर थोड़ा सा आगे आते हैं, क्योंकि कर्म के बारे में जो भारत की जो धारणा है वो भाग्यवाद की धारणा है, और इस भाग्यवाद को से इस देश का काफी नुकसान हुआ। जिसे कृष्ण कहे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और इस पर कितनी गलत व्याख्या की गई है, और समाज में इसी व्याख्या को दे करके लोग जो है आलसी हो गए। कह रहे हैं कि जब परिणाम परमात्मा के हाथ में ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कह रहे हैं, जब कृष्ण ही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, तब वही जो करें। तो कर्म में जो है ना, वो जो प्रोएक्टिव वाली बात है, अगर इस पर हम फल पे ज्यादा ध्यान लेंगे, फल पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो प्रोएक्टिव वाला भाग, उत्तरदायित्व वाला, पुरुषार्थ वाला भाग वो खत्म हो जाता है। आदमी कुनकुना कुनकुना जिएगा, कुनकुना कुनकुना करेगा। लेकिन बात क्या है, केवल बात यह है कि उद्देश्य और फल को एक ही समझ लिया गया है। कर्म का उद्देश्य और कर्म का फल, ये दो अलग बातें हैं। हम क्या समझते हैं, समाज ने जो शिक्षा दी है कि उद्देश्य और फल एक ही है, ठीक है, तो कुनकुने कुनकुने काम करेंगे, और उस पे बाकी सिस्टम पर हम पूरा सोचते नहीं, उद्देश्य पे पूरा नहीं सोचते। बच्चा कोई हुआ, श्रम किया और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम कहते हैं अब भगवान की जैसी मर्जी है, क्या करें। कोई बीमार हुआ, तबीयत खराब हो गई, भैया भगवान की जय मैसी मर्जी। नहीं, उद्देश्य भी तो आपका है। बच्चा अगर गड़बड़ हुआ तो एकदम, अब परिणाम तो ठीक है आया,
लेकिन उसके सिस्टम में भी आप कुछ तो फिर से देख सकते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसको पास होना तो ठीक है, उद्देश्य अगर नहीं लेके चलेगा तो श्रम नहीं करेगा। लेकिन बच्चा अगर फेल हो गया तब ये मत कह दे कि अब तो भगवान की मर्जी, अब उसकी मर्जी हमने नहीं। एक बार फिर से लौट करके अपने उसको देखे कि क्या हमने कहीं जो हमने श्रम किया था वो पूरे ढंग से किया नहीं, कहीं कोई कमी रह गई, कहीं कुछ सिस्टम में हमारे कहीं ढंग से जो भी हमें पढ़ना था वो हमने किया नहीं कि नहीं, उद्देश्य हमने पूरा ढंग से किया कि नहीं, यही समझिए। तो उद्देश्य को फिर से और हमें करें, तब परिणाम तो क्या होता है, फल जो है ना, निश्चित ही परिणाम जो आते हैं वो 100%, कभी कभी केवल 5 या 10%, क्योंकि परिणाम एग्जिस्टेंस से आते हैं, अस्तित्व से आते हैं। लेकिन 80 से 90% आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। और यहाँ 80-90% लोग परिणाम पे, 10% केवल मेहनत करेंगे, 20% बाकी उस पर छोड़ देते हैं। हमें यहाँ देखना है कि हम पूरा ढंग से हम उद्देश्य और फल को समझ लें। उद्देश्य हम कितना कर सके, पूरा उत्तरदायित्व क्या 100% अपना लगाए कि नहीं लगाए, फिर से रिवीजन करें। अगर हमें परिणाम अनुकूल नहीं आए तो फिर से रिवीजन करें, फिर से देखें कहीं हम अपने सिस्टम में क्या हमें पूरा किया कि नहीं किया, और फिर से उस पर प्रयास करना चाहिए। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को थोड़ा सा ले लें तो बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। आज सूत्र ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कर्म में, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे आपका उद्देश्य से अभिप्राय प्रोसेस से है। हाँ, कर्म का उद्देश्य, लक्ष्य, आपने उद्देश्य और फल दो की बात करी। उद्देश्य, तो उद्देश्य से अर्थ आपका प्रोसेस है कि इफ वी आर एक्चुअली इनटू द राइट प्रोसेस द रिजल्ट इज बाउंड टू कम। आप यही अभिप्राय हुआ जी? हाँ, हमें जैसे वहां तक पहुंचना है, प्रोसेस तो ठीक है। प्रोसेस में हम उद्देश्य लेके अपने व्यक्तिगत से, जैसे मुझे इस परीक्षा में पास होना, या आप कोई स्थापित करना चाहे, उद्योग स्थापित करना चाहे, आपका क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि हम एक व्यापार के लिए एक उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं ना, ये उद्देश्य लेके तो चलेंगे। आप अगर उद्देश्य लेके नहीं चलेंगे तो आप आगे जाएंगे कैसे? उद्देश्य को दिमाग में लेना, लेकिन परिणाम आ जाए ये कोई जरूरी नहीं। परिणाम आ जाए, ज्यादा संभावना है कि अगर आप उद्देश्य सही ढंग से किए तो परिणाम आ ही जाएगा, लेकिन 5 या 10% संभावना है कि न भी आए। कभी कभी हम उद्देश्य में पूरा ढंग से नहीं इन्वॉल्व होते। जैसे उद्योग को हमें स्थापित करना है तो अच्छे लोगों का चयन, अच्छी व्यवस्था का, अच्छी जगह का चयन, अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके चयन में कोई भूल चूक हो जाती है, या जब हमने चयन किया परिस्थितियां हैं, चयन करने के बाद परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, ये हमारे हिस्से में, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई तो हमारे हिस्से में नहीं है। आप जब किए स्वस्थ थे, आपने जब शुरू किया, उद्देश्य लिया तो आप स्वस्थ थे, बढ़िया थे। अब क्या नियत की कभी कल अस्वस्थ हो जाए, तब वो आपका उद्देश्य नहीं हो पाएगा। ये कुछ % संभावना है कि अस्तित्व, कल बीमारी और जीवन का कुछ पता नहीं। तो कुछ जो निर्णय आते हैं अस्तित्व से आते हैं, बाकी काफी निर्णय तो हम लेते हैं ना उद्देश्य की सफलता के लिए। तो उद्देश्य की सफलता में अस्तित्व का भी योगदान है और हमारा योगदान है, समझ रहे हैं ना? तो हमारा जो योगदान है वो योगदान
अगर हम पूरा करते हैं तो 90% तो संभावना होती है कि उसके परिणाम आते ही आते हैं। 10% अस्तित्व कभी कर भी देता है। सपोज करिए कि हम चले, खूब पढ़ाई लिखाई करके, खूब पूरे साल भर पढ़े और साल भर पढ़ करके चले हैं, अब रास्ते में परीक्षा देने चले हैं और परीक्षा देते समय रास्ते में हो गई बारिश। अब बारिश का कुछ पता थोड़ी है, बारिश हो गई तो कपड़े गए भीग। अब वहां भीगे वस्त्र से हम एग्जाम में गए तो दिक्कत हो गई ना। अब वो पूरा भीगे वस्त्र को करने में पूरा सब वो सिस्टम गड़बड़ हो गया। और आगे की बात कर रहा हूं, देखो परिणाम कैसे आते हैं। परिणाम ऐसे हैं कि मान लीजिए आप बिल्कुल अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं, सफल विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ने में तेज हैं। अब आपने खूब बढ़िया से पूरे पेपर अच्छे किए, बढ़िया मार्क्स अब आएंगे या अपेक्षा लेके आए, लेकिन अब वो एग्जामिनर के पास गई है कॉपी। कॉपी कौन जांचेगा? आप अपने हिसाब से तो जो पुस्तक पढ़ी है उसके हिसाब से अच्छा ले गए, लेकिन अब परिणाम कहाँ आएगा? उद्देश्य आपका बढ़िया हो गया, आपने खूब बढ़िया से पढ़ा, अब परिणाम वहां से भी निर्भर करता है। मान लीजिए एग्जामिनर कॉपी जांच रहा है, जैसे ही आपका कॉपी वाला नंबर आया कि अब आपका जांचना है, वो पत्नी ने बुलाया, पत्नी से झगड़ा झांसा हो गया। अब उस झगड़े झांसे में वो गुस्से में आकर के आपकी कॉपी आई, अब वो प्रभावित है उस झगड़े झांसे में, झगड़े झांसे से उसका प्रभाव आपकी कॉपी पर पड़ेगा। हो सकता है वो 2-4 जीरो कर दे, उसका दिमाग गड़बड़ हो गया, तो वहां पर आपका परिणाम, लेकिन ये 10% की बात है। वहां से परिणाम दूसरी जगह से आ रहा है, एग्जिस्टेंस से भी, बाहर से भी परिणाम। तो वही कह रहे हैं कि उद्देश्य वो फल नहीं है, जिसे कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल और उद्देश्य, उद्देश्य में आप इंडिविजुअल हैं, आपका उत्तरदायित्व है, और फल में कुछ योगदान अस्तित्व का है, क्योंकि अस्तित्व से जुड़े हैं ना, एग्जिस्टेंस से अलग थलग नहीं है। परिणाम आपको इतने भी स्वस्थ रहिएगा, वायरस का बैक्टीरिया अगर कमरे में फैल जाएगा तो चाहे बीमार स्वास्थ्य हो, चाहे वो सब तक वो पहुंचेगा। तो अस्तित्व में जो कुछ है, जैसे कहते ना तुलसीदास जी, को नृप होई हमें क्या हानि, चेरी छाड़ी नृप हो पै रानी। वो मंथरा इस तरीके से बहका गई, लेकिन कोई भी नृप होगा तो प्रजा पर फर्क तो पड़ेगा है, और यही बात कह के कैकेयी को बहका के फुसला ले गई। ऐसा नहीं है, अस्तित्व संयुक्त जुड़े हुए हैं। पड़ोसी आपका अगर झगड़ालू आ गया ना तो जीवन नर्क करेगा, और पड़ोसी अगर बढ़िया आ गया, सब मामला जुड़ा हुआ है। तो परिणाम भी संयुक्त, लेकिन आप इंडिविजुअल प्रोएक्टिव हैं तो उद्देश्य को 90% सफल कर सकते हैं। 10% ही संभावना है और फिर वहां पर स्वीकार किया जा सकता है। तो जो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते की है, ये जो धारणा है उद्देश्य और फल में, इसको अंतर समझ लीजिए। तो एक व्यक्ति कर्म के प्रति पूरा उत्तरदायित्व बोध से भर करके कर्म करना है, उद्देश्य पूरा लेकर के करना है, 100% देना है। अगर परिणाम नहीं आते तो फिर से रिवीजन करिए कि कहीं हम ही तो नहीं कुनकुने किए, और अगर हमने 100% दिया है तब छोड़ देना चाहिए, तब छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, कर्म के 3 ही लेवल होते हैं। अभी इससे और थोड़ा सा बात समझ में आ जाएगी कि इसका किस तरह से। एक तो वर्तमान में अभी जो काम कर रहे हैं हम, अभी बैठे सुन रहे हैं ना, तो हमारी कम से कम उस तरह की भाव दशा है। अभी बैठे सुने, उसके परिणाम हम पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तुरंत आ रहे हैं। और यही परिणाम एक वर्तमान का, यही
परिणाम क्या होता है? प्रारब्ध बनेगा। और ये प्रारब्ध, ये परिणाम अब आपको कल नींव का आधार बनेगा। यही परिणाम आज जो हमने सुना है, और अगर हमारी स्थिति ध्यानस्थ हो गई है तो आगे जो भविष्य की जो नींव होगी उसी पे रखी जाएगी। तो वर्तमान का कर्म जो है आपके भीतर वो रुक गया, जो अंदर प्रवेश कर गया। जो आप आगे को करेंगे तो वो प्रारब्ध की तरह आपको सहयोग करेगा। तो ये प्रारब्ध है। और एक कदम आगे, कभी आपकी यात्रा यहीं से नहीं है। प्रारब्ध है, पुरुषार्थ काल क्रम में पढ़कर प्रारब्ध अटल बन जाता है। समझो, ऐसे समझो कि जैसे दो व्यक्ति हैं, आपने आग में हाथ डाल दिया है, और आग में हाथ डाल दिया, आपके हाथ जल गया, आपने हाथ हटा लिया। और दो व्यक्ति हैं, अगर फिर दोबारा मान लीजिए 10 दिन पीछे दो आदमी है, किसी को अनुभव नहीं है कि हाथ डालने पर हाथ जल जाता है, दो व्यक्ति हैं, और आपको तो वो जो अनुभव है, जो 10 दिन पहले वाला अनुभव है, वो आपके काम आएगा। वो प्रारब्ध वर्तमान में आ गया, वो प्रारब्ध वर्तमान में आएगा। दूसरा जिसको इसका अनुभव नहीं है वो तो डालेगा, लेकिन आपके लिए वर्तमान में वो होश का काम कर गया। आप नहीं डालोगे, आप बच जाओगे। तो प्रारब्ध, इसलिए प्रारब्ध को खूब समझ बूझ करके, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे, वर्तमान को खूब समझ करके अभी बीज क्या बो रहे हो, कल वही प्रारब्ध बनेगा, कल वही प्रारब्ध। फिर ये कहते हैं कि हाय ऐसे कैसे हो गया, हमने बीज ही, अब बीज बबूल का हो चाहे नीम का हो, बीज तो एक सा ही लगेगा ना। लेकिन बीज को बड़ा होने में 4-5 साल लगेंगे। अब बीज बो करके आप छोड़ दिए, अब बड़ा हो गया, तब जब बड़ा हो गया तब काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी समय बीज को बोते समय ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान में जो भी बीज बो रहे हैं, वर्तमान में अभी जो कृत्य कर रहे हैं, वो कल वही परिणाम लाएगा आपको। अभी जो आपने किया है वो वही प्रारब्ध बनेगा आगे, वही आपको कल परिणाम। तब ये मत कहना, अक्सर होता है ना, बच्चे पूरे साल भर पढ़ेंगे नहीं, जब 2-3 महीने रहेगा तो पूरी मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, और फिर वहां श्रम क्या करोगे, कितनी मेहनत, पूरे 6 महीने नहीं पढ़े, साल भर नहीं पढ़े, तो वो साल भर का जो पढ़ाई है, साल भर का वो श्रम काम करेगा उस समय, और बाद में एक दिन पढ़ने से काम नहीं होने वाला है। उनका वो बीज संरक्षित है। वर्तमान में हमारा कुल मतलब है कि वर्तमान में आप सोच समझ करके बीज बोना। ये बीज फिर बात आगे जाती है, चाहे वो वाणी में हो चाहे भाव में हो, वो आपके ऊपर फिर वो लेयर बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी को मेल्ट भी कर सकती है, आपकी पर्सनैलिटी को और कठोर भी कर सकती है। हम बीज या वाणी या व्यवहार या भाव जो भी प्रकट कर रहे हैं, ये सब हम चुनाव करें, इसका उत्तरदायित्व क्या चुनाव सजग होके, क्योंकि यही आगे उसी का आधार बनेगा, हमारे फल का, हमारे परिणाम का आधार बनेगा। तो वर्तमान आपका प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध है वही आज वर्तमान है। आज आप यहाँ बैठे हो तो कहीं न कहीं कोई न कोई, चाहे अमृतो जी कारण बने होंगे, अमृतो जी बने हैं कारण, तो कोई भी बना, इस संयोग की बात है। तो हम लोग कम से कम यहाँ बैठे हैं, तो कल की वो बात किसी वजह से बात छिड़ गई होगी, और कहीं न कहीं, मैं तो और आगे की बात करता हूँ, कहीं न कहीं वो आध्यात्म के बीज रहे हैं आपके अंदर, नहीं तो ऐसे सुन के चले आते। और हम लोग आज एक साथ हैं, इसको समझ रहे हैं, तो कल का प्रारब्ध आज का वर्तमान है, ये समझ लीजिए।
और आज का वर्तमान फिर यही प्रारब्ध बन करके आगे आपका परिणाम देगा। तो वर्तमान में वर्तमान में जो भी बीज बो रहे हैं वो आपका वह परिणाम बनेगा। तो वर्तमान का प्रारब्ध और एक संचित कर्म होता है। ये आपके, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो फल कैसे आ रहा है, फल कैसे बदल रहा है। फल दोनों का बदल जाएगा। अगर वर्तमान का बीज आपका आम का है और उस एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बबूल है, तो दोनों अगर आपस में झगड़ा झांसा करने लगे तो गलत बात है, क्योंकि वो हो सकता है 2 साल पहले तुमने बबूल का बीज बो करके भूल गए हो, लेकिन उस समय जब बो रहे थे तो तुम बबूल का और तुम्हारा पड़ोसी या तुम आम का बीज बो रहे हो। अब उसका फल आ रहा है तो तुम मत चिल्लाओ, हे परमात्मा ये क्या कर दिया तुमने, ये पड़ोसी किया, हम उनके यहाँ तो आम का बीज या हमारे यहाँ बबूल का, वो हमने बोए हैं। और वो बात भले खत्म हो गई कि 10 साल बाद या 5 साल बाद हम भूल गए, लेकिन आज जो है वो हमारे प्रारब्ध के कारण हैं। हम किस यात्रा से किस तरह से यात्रा किए हैं उसके परिणाम आज हैं, तो उसके हम ही उत्तरदायी हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुद्ध यही कह रहे हैं, नियत को मत मानो, अभी जो आप हो उसके उत्तरदायी आप ही हो। तो उत्तरदायित्व का बोध लीजिए, और बोध यही है कि अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं यही आपकी आधारशिला बनेगी। तो कल आप आनंदित होंगे, कल आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, या कल आप कुछ करेंगे, आपके इसी से निकलेगा, वर्तमान से ही निकलेगा। तो वर्तमान ही कल आपका, और जो अभी जो आप बैठे हैं वो प्रारब्ध का है। और थोड़ा सा एक कदम आगे संचित कर्म, ये सब परिणाम पर कैसे प्रभाव डालते हैं, जिसका कि मतलब जिसको हम फल कह रहे हैं। 2 बच्चे आपके घर में पैदा होते हैं, एक बच्चा पढ़ते ही कितना शार्प होता है, और एक बच्चे को कितना समझाओ और वो समझ में नहीं, उसकी दूसरी दिशा में है। हालांकि माता पिता दोनों को पालन पोषण करते हैं। अब इनके संचित कर्म है, यात्रा ऐसी नहीं है। हम तो कारण बन गए हैं ना, लेकिन इनका बीज पीछे से आ रहा है। एक बच्चा पीछे यात्रा कर चुका, वो तो बच्चा बन के हो सकता है वो आपका बूढ़ा, कहीं से आपको, आपके लिए माध्यम आज बायोलॉजिकल फादर मदर हो गए, लेकिन वो तो यात्रा उसके पीछे हो सकता है आपका ही बाप रहा हो सकता है आपका ही हो पिछले, लेकिन शरीर अगर विदा हो गया तो इसका मतलब थोड़ी कि उसकी जो यात्रा है, उसकी बौद्धिक जो उसकी डिस्क है, जैसे डिस्क में आप समझो कि सारी मेमोरी चिप है, मेमोरी चिप में कितना रखा है कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी मेमोरी चिप में बहुत गहरी प्रज्ञा है तो पैदा होते ही वो प्रज्ञावान होगा, लेकिन दूसरे की यात्रा कम है तो वो कम होगी, तो दोनों में फर्क होगा। ये संचित कर्म है। अभी हम जहां तक यात्रा पर हैं ये आपकी मेमोरी चिप है, कुछ भी कहीं नहीं वास होगा, और फिर हम यहीं से फिर यात्रा करते हैं, ये भी परिणाम लाएगा। अब ये देखो परिणाम आ कहां रहे से, परिणाम हमारे ही कर्म से आ रहे हैं। तो वर्तमान और प्रारब्ध ये सब हमें फल को प्रभावित करते हैं, इसलिए बीज हम ही बोए हैं। तो अब परिणाम पर जब फल आए तब मत चीखने चिल्लाने लगे। तो उत्तरदायित्व, पुरुषार्थ, ये वर्तमान को समझने, एक वर्तमान में जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, ध्यान रखिए कि कल वो आपका वही आधार बनेगा। फिर हम कल नया न चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये बात थोड़ी सी तीनों तलों की बात आ गई ना समझ में, है? बहुत सुंदर। कुछ और कहना चाहोगे आप लोग इसको थोड़ा सा और? तो एक तो उत्तरदायित्व बोध से भर करके पुरुषार्थ हमें करना है। जी अमृतो जी।
एक बात ये जो भाग्यवाद और पुरुषार्थ से संबंधित जैसे अपने अभी चर्चा हुई है, तो उसमें यही समझ में आया है कि भाग्यवाद से आदमी को ये रहता है कि वो आलसी हो जाता है कि पुरुषार्थ और एफर्ट करना ही नहीं है ना। राइट। सब कुछ अब जब कुछ अपने हाथ में है ही नहीं, नियति के हाथ में ही है, तो फिर क्या करना है। मगर यही है कि हम जब पुरुषार्थ करें तो ऐसा करें कि उसमें सब कुछ 100% हमको ही करना है, और फिर जब पुरुषार्थ कर लें उसके बाद ऐसा भाव हो कि सब कुछ अस्तित्व के नियति के हाथ में है, उससे प्रार्थना भाव से भर जाए कि सब कुछ ये उसके देखिए हाथ है। बात मैं भूल गया। थैंक यू अमृतो जी, बेस्ट, वेरी वेल वेरी वेल। देखिए जल्दबाजी में बात, तो हाँ सुनील जी अमृतो जी की इस बात को और क्लियर कर दें। कह रहे हैं कि पुरुषार्थ अगर कर लें, और पुरुषार्थ ही नहीं, जब आप पुरुषार्थ कर रहे हो तब भी फल का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि फल का ध्यान करते ही आप डुअल माइंड में हो जाओगे और फल आपके हाथ में है नहीं। और फल का अगर ध्यान में रहेगा तब क्या होगा, आप पुरुषार्थ भी सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फल का अरे पता नहीं या क्या फल आएगा क्या आएगा। अब देखो आपके उस कृत्य पर प्रभाव डालेगा, फल आपके हाथ में नहीं है, ये खूब अच्छी तरह से जान रहे हो। पुरुषार्थ आपके हाथ में, और पुरुषार्थ को 100% कब दोगे, जब 100% उसमें इन्वॉल्व होगे। 100% इन्वॉल्वमेंट में ये बाधा पहुंचाएगा, आपकी ऊर्जा दो भागों में हो जाएगी, क्योंकि आप पीछे अगर दिमाग में काम करते समय यार अच्छा फल आएगा कि नहीं, पास होंगे कि फेल होंगे, कि लगेगी कि नहीं, उद्योग लगेगा कि नहीं, ये नहीं। अब ये अगर दिमाग में है, फल का ध्यान में दिमाग में करके आप काम कर रहे हो, तो पुरुषार्थ यानी आप श्रम आप उसमें 100% दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि माइंड डुअल रहेगा। इसलिए फल की भी अपेक्षा नहीं करनी है। उसका एक कारण ये है कि हम 100% अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। फल जी, स्वामी जी अभी अमृतो जी ने एक और शब्द का इंट्रोडक्शन दिया बीच में, भाग्यवाद। तो जब आप बात अभी ये समझा रहे हैं कृष्ण के इस श्लोक से भी कि हमें कर्म करते वक्त उसकी तरफ ध्यान दें, उद्देश्य की तरफ, मैं इस बात को इस तरह से आपसे एक बार फिर से समझना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा सा उसको अलग डिफाइन कर रहा हूं। आपने हाँ जब उद्देश्य कहा, उद्देश्य, मेरे लिए उद्देश्य का अर्थ हुआ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। अब उसके बाद मेरी एक इंटरनल प्रोसेस शुरू हुई कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं कोचिंग लूंगा, मैं कोर्स की किताबें पढ़ूंगा, मैं आउट ऑफ कोर्स किताबें पढ़ूंगा, मैं टीचर से डिस्कशन करूंगा, और मैंने उसके बाद पूरे बोध से अपना पेपर दे दिया। पेपर दे दिया जो किसी भी दृष्टि से देखने पे लगता था ये 100 में से 100 नंबर वाला काम कर दिया। अब यहां आपने कहा एक टीचर के हाथ में गया जो व्यथित है, कुंठित है, वाइफ से लड़ाई झगड़ा कर कर बैठा हुआ है, उसे लगा यार ऐसा कोई परफेक्ट कौन लिख सकता है, 2 4 5 जगह तो हाथ चलाओ इसमें, इसको 100 में से 100 नहीं देते। वो एक एक्सटर्नल फैक्टर आ गया और उसको हमने कह दिया, इस बात को भी हम एक्सेप्ट करें कि ये मेरा भाग्य है। अब मैं इसमें, मैंने तो अपनी पूरी प्रोसेस करी, मेरे यस, काम में कोई कमी नहीं थी, उसकी जगह कोई और टीचर होता तो वो शायद 100 में से 100 ही देता। तो अब हाँ मैं इसको अपना भाग्य मानूं या दुर्भाग्य मानूं कि यार ये उस हाथों में चला गया जो खुद ही व्यक्ति कुंठित था, ठीक है, और उसने मेरे नंबर काट लिए और दे दिए, और अब इसके प्रति मुझे संतोष करना चाहिए। यस अर्थ ही यही निकला ना इसका, स्वामी जी, जो यस आपने बात। यस, हाँ हाँ जी, जी, हाँ यही नहीं, मैं कहना था ना। जी, हाँ जी, मैं यही पूछ रहा था। हाँ यही, यस। इसके बाद स्वीकार, फल का स्वीकार। लेकिन फल का स्वीकार, और वो जो जो बात कर रहा हूं वो कुछ 10% की बात है, वो कि किसी वजह से 10% ऐसे होता नहीं, मतलब 1 मतलब कभी किसी वजह से झगड़ा झांसा हो गया तब आपका फल प्रभावित होगा, और वहां पे प्रभावित होगा तब आप दुखी मत हो भाई, अब ये अस्तित्व के
हमने अपना पूरा योग, आप तब संतुष्ट हो जाओगे, असली बात तो तब संतुष्ट हो जाओगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपके हाथ में वो बात नहीं है। यहां तो चूंकि परिणाम प्रभावित कर रहा है दूसरे से, परिणाम वहां से आ रहा है, अब वो भी कभी कभी तो वहां पर आपको एक्सेप्टेंस यहां पर, लेकिन उद्देश्य कह रहे हैं ना, उद्देश्य कर्म का पूरा हो यह तो न सदा आवश्यक। जो भी उद्देश्य आपको लेके चले हो उसमें कभी कभी असफलता भी आती है, और उस असफलता को हमें स्वीकार करना है। और फिर यह सिस्टम में स्वीकार करने का मतलब है कि बस ये है, जीवन का ये खेल है, हार जीत का चलता रहेगा, सफलताएं असफलताएं चलती रहेंगी, लेकिन उद्देश्य अगर हमने पूरे ढंग से किया, मजा लिया, तो बात वही पूरी हो जाती है। अब अमृतो जी क्या कह रहे हैं, अमृतो जी कह रहे हैं, थोड़ी सी उसको समझ लीजिए, अमृतो जी अगली बात क्या कह रहे हैं। अमृतो जी कह रहे हैं कि आपने पूरा 100% दे दिया, अब चादर तान के सो जाओ, क्योंकि इसके बाद फल को लेकर के मत बैठे रहो कि अब मैंने तो भाई अपना पूरा दे दिया योगदान, फिर इसके बाद अब खोपड़ी मत उलझे रहो, क्या रिजल्ट आएगा क्या आएगा, अब जो आएगा आएगा, लेकिन अपनी मस्ती अब मत खो, अपनी मस्ती मत खो परिणाम को लेकर। परिणाम अब आएगा, आने दो। अब परिणाम को लेके जो क्लिंग हो जाते हैं कि अब रिजल्ट आने वाला, फला आने वाला, राइट, अब उसको लेकर के जो हम क्लिंग हो जाएंगे तो हमारा अभी जो वर्तमान है वो क्या होगा, वो प्रभावित होगा। इसको खूब समझिएगा। श्रम कर लिया, जितना करना था अब कर लिया, करने के बाद फल आएगा, जो भी आएगा उसको फिर अब स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं बचा है ना। अब उसको स्वीकार करके रिजल्ट पक्ष में आएगा, विपक्ष में आ जाएगा, ये आपके वर्तमान को फिर प्रभावित करेगा। हर वक्त जो आप सोचते रहोगे ये हो गया, फला हो गया, देखा ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब जो हो सकता है अब गई बात, अब तो धनुष निकल गया तीर से, वो हमने कर दिया जितना ढंग से बनना था। तो कम से कम अब वर्तमान में उसके बारे में चिंतन नहीं करना। उससे कुछ फायदा होगा बताओ, उससे कुछ फायदा तो नहीं होगा ना, लेकिन ये कंडीशनिंग है। मैं यही कह रहा हूं, ये कह तो रहे हैं हम, ये कंडीशनिंग है समाज की, अरे उसके बारे में, लेकिन हमें इसी को तोड़ना भी है। जी स्वामी जी, जो इसमें हम अल्टीमेटली जो एक्सेप्टेंस की बात कह रहे हैं, वो एक साधारण दृष्टिकोण से ये हुआ कि यार चलिए यही मेरा भाग्य था, ये कहकर संतोष करें। नहीं, ये स्वीकार, असल में स्वीकार आ ही जाएगा। देखो सुनील जी, अब स्वीकार इसलिए आ जाएगा कि हमने अपना पूरा योगदान किया ना, है, और अस्तित्व परम नियम से चल रहा है, आपके इंडिविजुअल से नहीं चल रहा है। बारिश और सूखा पड़ेगा तो सब पर प्रभाव डालेगा, अस्तित्व परम नियम से चलता है। हुक्म हुक्म चलाए रहे नानक बिकसे बेपरवाह, हुक्म से चल रहा है, अतः उसकी ऑर्बिट में आ गए, ठीक है, नहीं आ गए तो उसकी रजा है ना। अब उसका आपने तो अपना कर्म करके पूरा मजा ले लिया, सफलता असफलता ये तो बेकार की बात है। जीवन फिर आगे चलता रहेगा, नहीं हुआ तो फिर और कुछ दूसरा कर्म करेंगे। उद्देश्य मतलब हर वक्त जरूरी नहीं कि आपके 100% आपके हिस्से में जो आप चाह रहे हैं वही आए। परिणाम अस्तित्वगत आता है, परिणाम व्यक्तिगत, कर्म व्यक्तिगत है, लेकिन परिणाम एग्जिस्टेंशियल आता है, उसमें अस्तित्व का भी योगदान होता है कि आपको किस दिशा में ले जाना चाह रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी लगे हमें कि अमंगल कर रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, लेकिन वो अस्तित्व सदैव मंगल में लिए जा रहा है। आपको अगर कभी नीचे गिराता है, आपको कभी धक्का देता है, आपको असफल करता है, तो वो आपको और कुछ नई शिक्षा देने के लिए। अस्तित्व कभी अमंगल नहीं करता, अस्तित्व सदैव मंगल किए चला ही जा रहा है। और वो खूब इसको स्वीकार कर लिए कि अच्छा एग्जिस्टेंस हमारे लिए कुछ इसके लिए नए
द्वार खोलने वाला है, इसलिए आज मुझे ये दिया है। तो फिर से नए ढंग से अपनी बुद्धि, अपना विवेक फिर लगाओ, फिर आगे चलाओ, कर जाओ। लेकिन अस्वीकार, अस्वीकार हमें पीड़ा देगी। स्वीकार, कर्म पर 100% अपना योगदान जितना है, उद्देश्य को पूरा किए और परिणाम जो भी आए उसको स्वीकार। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। कुछ समझ में आ रही सुनील जी? हाँ जी अमृतो जी। स्वामी जी, जैसे सुनील जी ने कहा लास्ट में कि एक तो अपना रिजल्ट आ गया, अपन ने मेहनत कर ली, और उसके हाँ बाद जो रिजल्ट आया वो यदि प्रतिकूल आता है तो हमको स्वीकार जो करना है उसके ऊपर मुझे लगता है कि ये है, एक तो जैसे कि एक मजबूरी में संतोष कर लो कि भाई अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी है जो भी है। एक तो वो होता है कि फोर्स्ड कंसोलेशन अपने आप को देने की, भाई अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, एक दुखी होके जो स्वीकार होता है मजबूरी में। और एक होता है कि अस्तित्व के प्रति भरोसा, कि अस्तित्व के प्रति कि वो मेरा मंगल करेगा, परम परमात्मा है, वो मेरा मंगल कर नहीं सकता है, यदि मैं असफल हुआ हूं तो शायद इसी में मेरा मंगल है। तो जब ये भाव करके हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, प्रतिकूल का स्वीकार, तो वो सम्यक स्वीकार है। जैसे कि अभी वो प्लेन क्रैश हुआ था फॉर एग्जाम्पल, कि इस पर कितने लोग मारे गए थे। एक थी जिसका फ्लाइट छूट गई। अब फ्लाइट छूट गई तो लगेगा देखने में तो यार उसको तो एक बार भाव तो ऐसे ही आएगा कि फ्लाइट छूट गई, मेरे साथ बड़ा गड़बड़ हो गई, अब तो सब वो हो गई, और वो जाके आगे क्रैश हो गई। तो हुआ तो प्रतिकूल, मगर उसके प्रति तो बहुत जो है उसका तो एक तरह से देखा जाए तो वो अस्तित्व के हिसाब से तो मंगल ही हुआ उसका। और यस दूसरों यस। का भी नहीं कह सकते। अपन ये सोचेंगे कि भाई दो जो मारे गए उनका मंगल हुआ, क्या पता उनका भी मंगल उसी में हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये खूब समझ लीजिए, एक क्योंकि समझ बढ़ाएंगे तब ये स्वीकार भाव आएगा, सीधे नहीं आएगा। और एग्जिस्टेंस को देखिए ना सुनील जी, एक 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 प्रकृति में एक पौधा जो बड़ा होना है वो झंझावातों को झेल करके बड़ा हो जाता है, प्रकृति उसकी सुरक्षा कर रही है। हम ही यही सोच रहे हैं ना, और सब सब कुछ सुरक्षा कर रही है। एक एक बच्चा जिसको बड़ा होना है वो सब बड़ा हो रहा है, एनार्की नहीं है, एक परम नियम से चल रहा है। और कॉस्मिक एक इंटेलिजेंस है, जैसे हमारी बुद्धिमत्ता है ना, हमारी बुद्धिमत्ता क्या है, उसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस से अगर मेल खा जाती है तब हम बुद्धिमान हो जाते। लेकिन अगर उससे मेल नहीं खाएगी, चलना तो उसकी कॉस्मिक इंटेलिजेंस से ही आपको पड़ेगा। उससे अगर जरा से गड़बड़ हो गए तो गड़बड़ाओगे। तो वो एक परम बुद्धिमत्ता से कॉस्मिक, और ऐसा नहीं, चैतन्य है पूरा एग्जिस्टेंस, सदैव स्वामी जी, आपको क्रिएशन की तरफ ले जा रहा। हाँ जी स्वामी जी, स्वीकार से मैं नहीं अभी भी समझ पा रहा। स्वीकार से मतलब क्या मेरी संतुष्टि हो जानी चाहिए? मेरा अगर परिणाम, वांछित परिणाम नहीं आया और मैं ये मानूं कि ठीक है इसमें अस्तित्व का या एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी रोल रहा है, तो हाँ जो लोग जैसे थॉमस एडिसन के हम एग्जाम्पल देते हैं, टेस्ला के एग्जाम्पल देते हैं, जो लगातार अपने एफर्ट कर रहे थे और परिणाम नहीं पा रहे थे, तो वो संतुष्ट होकर बैठ जाते कि अरे यही ईश्वर की इच्छा है, इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। तो लेकिन उन्होंने उसको खारिज कर कर वो आगे बढ़े, 500 बार एक चीज के लिए प्रयास किया और अंत में उन्हें सफलता मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोसेस में त्रुटियां पाई, उनको करेक्शंस किया और उसके बाद वो परिणाम पाया जो वो चाहते थे। तो यहां हाँ तो बात ये आती है कि उन्होंने कोई बात भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई अस्तित्व के प्रति समर्पण नहीं किया, उन्होंने अपने पे विश्वास रखा और लगातार जुटे रहे और अंत में वही पाया जो वो चाहते थे। यस। और वही तो हम समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हम यही समझा रहे हैं कि अपने उद्देश्य को फिर से देखो। ऐसा बैठ के जाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर असफलता आई तो असफलता से हमें सीखना है। ये नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठ गए, बैठ नहीं गए। अगर उसमें गुंजाइश है,
कर्म की गुंजाइश है तो फिर से अगेन एंड अगेन फिर से उसमें परिमार्जन करें। परिमार्जन किया ना उन्होंने, क्या क्या और गलती हो गई थी वो किया, अपने उद्देश्य को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। उसमें संभावना थी, जिसमें नहीं संभावना है उसको स्वीकार कर सकते हैं, और जिसमें संभावना है तो वो तो करेंगे ही करेंगे। स्वामी जी, यहाँ पर खतरा तो यही है ना कि हाँ, जैसे ही हमने अपने शब्द भाग्य को बीच में जोड़ दिया, तो फिर तो हमने अपनी प्रक्रिया को बहुत स्लो कर दिया कि हमने तो एक एक्सटर्नल ऐसा एलियन फैक्टर को बीच में लेकर आ गए जिसका ना हमें पता है, ना कुछ उसका कोई ऐसा वास्तविक परिणाम हमारे सामने है। इंस्टेड मैं कहूं, चलिए साहब, मेरे अगर नंबर कम आ गए, हम उसी एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे नंबर 100 में से 100 आने चाहिए थे, तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, मैंने रीवैल्यूएशन के लिए उसमें पर्चा डाला, मेरा पर्चा वापस चेक हुआ और पता चला कि मेरे 100 में से 100 है। तो मैं अगर उस परिणाम को स्वीकार कर कर बैठ जाता तो मैं तो वंचित रह जाता जो मेरा एक्चुअली रिजल्ट था। लेकिन मैंने प्रयास किया, तो मुझे लगता है ये जो पुरुषार्थ वाली बात है यही सही है। और सिर्फ ये कह देना बाकी सब परमार्थ पर, तो वो परमार्थ पर किसी और विषय में या किसी और रास्ते में हो सकता है कि वहां पे रिलाय करना जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जीवन, हम अपनी जो बातें करते हैं, जो प्रज्ञा सत्र हमारे चलते हैं स्वामी जी, इसमें बड़ा हिस्सा तो मुझे लगता है हमें अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा से है। और बिल्कुल। ये तो धार्मिकता वाली बात आ जाती है, ये तो फिर ठीक है, फिर तो भक्ति भाव से ही बैठ जाएं और वहां पर झुनझुने बजाते रहें, और इस तरह की चर्चाओं की आवश्यकता नहीं। शास्त्र रचित हैं, उनको पढ़ते जाएं और वहीं से बस अपना आनंद लें कि जो भी व्याख्या है वो कर रखी है लोगों ने, हमें कोई नया कुछ करने की जरूरत नहीं। अब सुनिए मियाँ, पुरुषार्थ की बात, अभी तो वही तो मैं कह रहा हूं, पुरुषार्थ को क्यों भूल जा रहे हो आप? परिणाम, फल को, भाग्य की जिसकी बात कर रहे हैं वो असल में भाग्य को तो मैंने बता दिया ना आपको, भाग्य भी आपका पुरुषार्थ ही है। आप उसको क्यों इतना, अब ये इतनी बात आपने जोड़ दी ना, देखिए वो ये पुरुषार्थ है। मैं तो वहीं पे रुक गया था, लेकिन वहां पे पुरुषार्थ की संभावना थी कि अपने मेरे मार्क्स कम आए। देखो एक कदम और ये पुरुषार्थ आपने किया नहीं कि मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, मैं से फिर से उसको दोबारा पुनर्मूल्यांकन के लिए आप डाल दिए, पुनर्मूल्यांकन के लिए डाल दिए, और पुनर्मूल्यांकन दूसरे बंदे ने किया और उनका नहीं नहीं गलत हुआ है, ये तो मार्क्स के आने चाहिए। लेकिन फिर भी समझ लीजिए सिस्टम को, मैं मैं बताना चाह रहा हूं कि भाग्य यानी परिणाम कहां से आएगा, वहां भी परिणाम आपका प्रभावित हो सकता है, वहां भी परिणाम प्रभावित, मैं इसको कह रहा हूं। वहां कैसे परिणाम प्रभावित होगा, कैसे? क्योंकि वो एग्जामिनर जब वो जांचेगा, यार तू कैसे, देखा ना अक्सर मोस्टली जज क्या होते हैं, दूसरे जज के फैसले को भाई कहते नहीं यार, दोनों जज आज यार यार हैं, कहीं है बात आ गई, तब तब वो कहेगा डीटो कर देगा, ठीक है, तब आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये संभावना ज्यादा है कि फिर से कॉपी जांची जाएगी और वो मार्क्स आपको, फिर यहां आपने पुरुषार्थ किया, यहां आपने किया श्रम, और वो संभावना अपने पक्ष में लाने की। मैं यही कह रहा हूं कि 5% ये भी हो सकती है कि फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं आ सकते। मैं तो 5% की बात कर रहा हूं, 90-95% तो परिणाम आपके पुरुषार्थ पर है। लेकिन फल की बात कह रहा हूं, स्वीकार भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम जो है पूरा भाग्यवाद पे नहीं है, केवल भाग्यवाद तो, और भाग्यवाद नहीं है, भाग्यवाद कुल 5-10% है, फल जो आ रहा है वो आपके ऊपर है। लेकिन परिणाम मिक्स है, ये खूब कह रहा हूं, परिणाम मिक्स है, बहुत सारी बातें हैं, मिक्स है परिणाम, वो आएगा अस्तित्व से, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नोज बेटर, आपको किस दिशा में वही बहुत। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम श्रम और पुरुषार्थ न करें, तब क्या एग्जिस्टेंस को अपने हिस्से में
अगर हमने श्रम और पुरुषार्थ नहीं किया तो एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाएंगे। फिर क्या, फिर तो अस्तित्व के विरोध में हम गए ना। तो वो चीजें ये हमें ध्यान में रखना है। तो बस बहुत ज्यादा भाग्यवाद पे नहीं कह रहा हूं मैं, पुरुषार्थ पे ही बल दे रहा हूं। स्वीकार अंतिम बात है, वहां पर आप नहीं स्वीकार करेंगे, वहां अस्वीकृत आपको अगले कर्म के लिए प्रेरित नहीं करेगी। अगले कर्म पर सोचने के लिए फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर अगला दूसरा कोई कर्म, नियत हमें और तरीके से, कोई और दुम बुद्धि आएगी, कुछ हो गया, फिर से अगेन। उद्देश्य के प्रति हमें सजगता, भाग्यवाद के प्रति अगर हम रह गए तो डल हो जाएंगे। हम अपने उद्देश्य, अपनी उस कर्मठता को, प्रोएक्टिवनेस को फिर से और अगौर परिमार्जन करेंगे, अपनी दिशा को चेंज करेंगे, और लेकिन साथ साथ परिणाम को, फिर कह रहा हूं, परिणाम को भी एक्सेप्ट करेंगे। राइट, बस इतनी सी बात कह रहा हूं, उस पे बहुत एम्फेसाइज, परिणाम पे, भाग्यवाद पे नहीं करना है, हमें ज्यादा इस पर ध्यान देना है। कुछ कहेंगे अमृतो जी? ये जैसे कोटा वगैरह में जो सुसाइड वगैरह होते हैं, उसका जो मेन कारण मुझे जैसे समझ में आता है वो अस्वीकार की वजह से ही होता है, जो कि परिजन जो होते हैं ना, वो बच्चों को इतना कर देते हैं कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते कि इतना पूरा एफर्ट डालने के बावजूद भी हमारे साथ कुछ ये हो रहा है। तो उसकी वजह से, अस्वीकार की वजह से ही वो उसमें ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। हाँ, अरे हम ही लोगों का ही है ना, हम ही लोगों को देखिए ना। अब एकदम साधक भी बहुत सारी चीजें हम ही सब लोग, ये कंडीशनिंग है, फिर से ये कंडीशनड माइंड है ना। समाज में ये सब चीजें, जैसे कोटा में है, कहीं भी है, अभी एक गार्जियन पढ़ा रहा है बच्चे को, बहुत सारी चीजें दे के अपेक्षाएं हमें उस बच्चे पे इतना बोझ लाद देती हैं। अभी देखिए ना, इंडिया कल मैच हुआ, इंडिया और उसका कौन सा, सब जीत गए। अब देखो, जीते तो हमारा तो यहाँ रात सोना मुश्किल होगा, वो पटाखे, वो भड़ाके। अब वही जब उल्टा हो जाता, अभी देखो ये कंडीशन है। समाज ऐसा नहीं है कि चलो अपने देश के लिए, सबके लिए सबने वो उत्सव किए, बट ये कंडीशनड माइंड है। कल को अगर किसी वजह से हार भी सकते हैं, वो तो ठीक है, ठीक, श्रम किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन देश क्या, एक बाकी दूसरा जीत सकता था। तो अब ये क्या होंगे, दूसरी दिशा में चले जाएंगे, फिर वो टीवी फोड़ेंगे, कुछ करेंगे, फला करेंगे, देखा। अब ये कंडीशनिंग हो गई। तो ये समाज भी यही कंडीशनिंग कर रहा है। हमें इन सब से थोड़ा सा सजग होना है अपने बच्चों के लिए। तो कम से कम इस तरह का उनको प्रेरित करना है, तुम अपना श्रम करो, कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई फिर करो, दोबारा उसी को जा रहे हैं, उनको बार बार। और उसके लिए पहले हम ही इस तरह के हो जाएं, तभी हो पाएगा। तो हम समझवार हो जाएं, हम ध्यानस्थ हो जाएं। और फिर अध्यानस्थ मूर्छित व्यक्ति कैसे देगा? अपने बच्चों को वही देगा ना। अगर कंडीशनिंग वही है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को, मोस्टली तो यही ना, फादर मदर गार्जियन अपनी उनकी पर्सनैलिटी को ही, तुम अच्छे पद पर पहुंच जाओ, धन कमा के लाओ, ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ बच्चों को ये भी सिखाना है ना कि आप उद्देश्य, श्रम करना सिखाना है, और स्वीकार भी, ये सब चीजें, जागरण सिखाना है, ये भी सिखाना है बच्चों को। ये कैसे सिखाएंगे? हाँ जी, जी स्वामी जी, जो भी एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ये क्या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस भी सम्यक होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कहाँ पे एक्सेप्टेंस करना है और कहाँ आगे प्रोसीड करके? हाँ, वही आगे आएगा। वो सम्यक स्वीकार का मतलब है कि पूरा श्रम करने के बाद, पूरा आपने मेहनत करना, तब स्वीकार है। स्वीकार क्या है? स्वीकार ये है कि हमने पूरा जितना अपना कुछ दांव पे लगा दिया, वो लगा दिया, तब श्रम करके तब स्वीकार। ये नहीं कि पहले तल पे अब भगवान जो भरोसे करो। हमने पूरा श्रम किया, तब स्वीकार इसलिए कर लो कि तब इसके बाद अस्वीकार भाव आपके जीवन में तनाव लाएगा। और तब जब स्वीकार के अलावा कुछ नहीं बचता,
श्रम पूरा कर लिए हो तभी स्वीकार आएगा, आपके पूरे श्रम से स्वीकार आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर श्रम नहीं किया है तो वो स्वीकार नपुंसक माना जाएगा। हाँ, वो स्वीकार मैं नहीं मानूंगा। पूरा श्रम, जितना उद्देश्य है पूरा ढंग से किया, तब स्वीकार करो ना। तब रिजल्ट की परिणाम क्या आएगा उसको एक्सेप्ट करो। जैसे अभी एक किया सुनील जी की, अभी बहुत मजेदार बात आई। देखिए, एक कदम उन्होंने और कहा कि अभी हम अस्वीकार करेंगे, अभी उसमें संभावना है, अभी संभावना है कि हम उसको फिर से दोबारा पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से डाल सकते हैं। अब फिर से डाल सकते हैं तो फिर जो परिणाम आए, अपेक्षा के लिए भाई हमें अपने पे भरोसा है, लेकिन वहां भी सुनील जी मैं कह रहा हूं, वहां भी जज जो है, वहां भी एग्जामिनर गड़बड़ कर सकता है। हाँ, वहां भी कर सकता है। तब यानी परिणाम कह रहा हूं, परिणाम आप ही लिख करके आप ही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। कहां से आ रहा है? मैं यही कह रहा हूं कि रिजल्ट एग्जामिनर देगा, चाहे दूसरा आए, चाहे कोई भी देगा। अब एग्जामिनर की मनोदशा, एग्जामिनर की, अब देखिए ना, आप जिस पुस्तक से पढ़े हो सकता हो उसका दूसरा पुस्तक हो, ये थोड़ा सा प्रभावित करेगी। और बहुत सारे सिस्टम है जिस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। बात यह है कि जैसे अभी हम दो व्यक्ति एग्जाम देते हैं, अभी मेरे भतीजे की, तो एक व्यक्ति अगर, अभी जो सिस्टम है इसमें, अभी जैसे आरक्षण का है, आरक्षण का सिस्टम ये सामाजिक सिस्टम है। दो बराबर इंटेलिजेंट बंदे हैं, लेकिन अगर आप वही आपके आगे SC ST लगा हुआ है तो आप नंबर 1 पे चले जाओगे। और तेज वाला एक तो ऐसा ही है, मेरा अपना नाती है, उसने कहा कि उसी बंदे ने, अभी देखिए, उसी बंदे ने जो मेरी कॉपी नकल की है वो आज SDM पे है और वो सीधे सिंपल पत्रकार है। तो ये सिस्टम भी आपका परिणाम ला रहा है उसमें करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए हम रो ना रोए। अभी सिस्टम के साथ हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। जहां कुछ आप नहीं कर सकते वहां आपको स्वीकार, और ये स्वीकार भाव आपको सहज लाएगी कि ये व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था में आप क्या करोगे, वहां स्वीकार करना है। कुछ बदलाहट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो वो आपको करना है। अब ये बदलाहट करके ये नहीं हो जाना कि सामंतवादी चलेंगे, चलो इसी सिस्टम के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, आप आध्यात्मिक यात्रा पे हो। ये नहीं कि आप चलो कि अब इनके खिलाफ झंडा उठाएंगे, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ नहीं। जिंदगी में आपको चुनाव करना है, इसके लिए तो वो थोड़ी छोटी मोटी बातें आप छोड़ दीजिएगा, सिस्टम को रहने दीजिए। आप धीरे से राह बदल डालो, आप उस सिस्टम को स्वीकार कर लो। बहुत ज्यादा सिस्टम को बदलने की नहीं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी करो। तो ये चुनाव करना है हमें। तो अभी जो सिस्टम है, मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो सिस्टम था उसमें आरक्षण का मुद्दा है। तो आरक्षण में एक SDM हो गया, एक बेचा पत्रकार हो गया, और पत्रकार जबकि वो पढ़ने में तेज है, उसको रिजल्ट अच्छा मिला। तो सामाजिक सिस्टम में ये सब चीजें हैं, यहां हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जहां हम कुछ नहीं कर सकते, स्वीकार करने से। हाँ जी, जी। जैसे सुनील जी ने बताया कि भाई अपन ने रिवॉल्यूशन करा लिया, है ना, उसके बाद भी जैसे आपने कहा कि भाई वो नेगेटिव, उसके बाद भी वो नेगेटिव हो सकती है चीजें, है ना। हाँ, हाँ। तो तब हम क्या करें? तो पहले उसके बाद भी हमारा एक्सेप्टेंस तो नहीं है, मगर वो जो नॉन एक्सेप्टेंस है उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग द नॉन एक्सेप्टेंस। तो जैसे ही अपन नॉन एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और फिर हम देख सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस जैसे हैं कि एक तो रिमूव कर लो अपने आप को वहां से, दूसरा है चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो। चेंज में 2 चीजें होती है कि या तो हम सामाजिक क्रांति में उतर जाएं, लड़ने लग जाएं सिस्टम से, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, ये 10 तरह की चीजें हैं। उसमें होता कुछ नहीं, आप घस जाते हो। और अल्टीमेटली जैसे मैं कई देखता था क्राइम पेट्रोल में, कई जैसे ईमानदार इंजीनियर होते थे,
वो अच्छी रोड बनाते थे और उसके कई घपलों में फंस जाते थे, तो बाद में पता नहीं चलता था उनका मर्डर हो गया या उनको पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। तो ये सिस्टम ऐसा इस तरह से डिजाइंड है कि इसमें एक सामान्य आदमी जाएगा तो वो बस प्रताड़ित ही होगा, उसका कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा जो है कि यदि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि सचनेस के साथ कि ये ऐसा है, तो फिर आप एक इनर रिवॉल्यूशन की तरफ जाते हो, एक रेबेलियन की तरफ, आत्मक्रांति की तरफ आपका जीवन आ जाता है, एक समझ की तरफ आ जाता है कि ये संसार इसी तरह से डिजाइंड है और शायद ये मेरी कॉन्शियस ग्रोथ के लिए है, इसलिए परमात्मा ने इसको ऐसा डिजाइन किया है कि मैं यहां से बस निकल के अपने तरफ वापस लौट आऊं। तो ये चीज है अभी जैसा मेरे को समझ में आया अब तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी हाँ। जी स्वामी जी हाँ। स्वामी जी, मुझे मुझे लगता है कि सुनील जी की बातों में भी कुछ परसेंटेज है, जब तक करेक्ट है, जब तक हमारा कुछ परसेंटेज अनएक्सेप्टेंस का नहीं रहेगा तब तक हमारा नेक्स्ट एक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो, अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम अपना बेस्ट देते हैं अपने यहाँ पे, और उसके बाद में जो डिसीजन आता है वो हो सकता है मेरे अगेंस्ट में जाए। अगर मैं उसको फुल्ली एक्सेप्ट कर लेता हूं तो नेक्स्ट मेरी अपेलेट कोर्ट में जाने की गुंजाइश नहीं रहती है। नहीं तो नहीं, आपने वहां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं। मैं वहां स्वा- नहीं कह रहा हूं, वहां स्वामी जी, वहां एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट वहां करना है जहां कोई संभावना नहीं है। पूरी संभावना तलाशिए, अपने उद्देश्य को, पूरा उद्देश्य में कोई कमी रह गई है फिर से उसको करिए दोबारा। उसमें जो भी संभावना है पूरा करने के बाद जब कुछ नहीं बचती तब स्वीकार करना है। राइट। हाँ। स्वामी जी, जैसे रवि जी ने कहा कि अब हम जब किसी चीज को नॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तभी हम आगे पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे मैंने समझा है कि अब कोई चीज है तो या तो उसको एक्सेप्ट करो या फिर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब यदि आपने उसको नॉन एक्सेप्टेंस किया तो आपके रेजिस्टेंस से आपकी अगला एक्ट आएगा। यदि आप उसको पूरा ही नॉन एक्सेप्टेंस मानते हो कि ये सिस्टम गलत है और ये सब ठीक नहीं है और मैं पूरा, तो आपने उसके नॉन एक्सेप्टेंस से आपका अगला एक्ट आ रहा है, नॉन एक्सेप्टेंस के सेंटर से आपका अगला एक्ट आ रहा है। मगर यदि आपने उसका पहले स्वीकार कर लिया कि अच्छा ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस का जैसी एक्सेप्टेंस होता है तो आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाती है। फिर जो आपका अगला एक्ट होगा, पुरुषार्थ तो आप करोगे मगर आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। आप एक एक्सेप्टेंस के सेंटर से यूनिवर्स के सेंटर से एक्ट कर रहे हो, और हो सकता है उसमें भी आप सफल हो नहीं हो, ये एक अलग चीज है, वो यूनिवर्स की मर्जी है। मगर मेरा वैसा मानना है कि यदि आप रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस से आदमी यदि एक्ट करेगा तो धीरे धीरे वो क्रांति में, बाहरी आउटर रिवॉल्यूशन में उतर जाएगा कि ये बदलना है, ये सिस्टम गलत है, ये ऐसा है, और कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेगा। मगर यदि वो नॉन एक्सेप्टेंस के साथ, एक्सेप्टिंग द नॉन एक्सेप्टेंस के साथ करेगा तो वो चीजों को फिर बाद में समझ भी लेगा कि मेरे लड़ने झगड़ने से फायदा ही नहीं है, यहाँ पे लोग इसी तरह के हैं, स्टबर्न हैं और बहुत ज्यादा करप्ट और इस तरह के हैं, तो मुझे जिस, मैंने अपना पुरुषार्थ किया, ठीक है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ वो देखूं मैं। तो एक इनर पीस आ जाएगी उसके पास, और वो एनर्जी जो उसकी कंफ्लिक्ट बनती वो ट्रांसफॉर्म होके कहीं ना कहीं एक सेरेनिटी बन जाएगी। हाँ रवि जी, बात आई ना समझ में। जो भी उद्देश्य आप ले रहे हैं उसमें अगर फिर से कुछ संभावना है, मैं बेहतर है सुनील जी की बात को फिर से कह दूं रिपीट। जैसे सुनील जी कह रहे थे कि उसमें संभावना थी कि मैं फिर से पुनर्मूल्यांकन के लिए, उद्देश्य में अगर कोई गड़बड़ी है, कहीं कुछ कमी रह गई, उसको फिर से करिए। और जब बात हो गई कि अब सब कर लिया, तब कभी कभी ये होता है कि हम उसके खिलाफ प्रतिक्रिया में जी जाते हैं, और वहां पर आपको प्रतिक्रिया में नहीं, आपको झंडा नहीं खड़ा करना है। आप राही अंतर यात्रा के हैं। फिर आप समाज में बदलने के लिए कूद जाएंगे तो जिंदगी तब तक आपकी निपट जाएगी। और जिस क्रांति के लिए, आत्म क्रांति के लिए आप निकले हैं, फिर वो सामाजिक क्रांतियां कितनी हुई उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरे पथ के राही हैं। धीरे से अपनी राह बदल लीजिए। नहीं तो मेन जो बात है, जो मेरा लक्ष्य अपना है, वो हमारा ये लक्ष्य है। तो स्वामी जी, जी।
स्वामी जी, मैं एक छोटी सी बात कह रहा था। जिस हाँ जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं और जिस महाबुद्ध की वजह से हम लोग आपस में जुड़े हैं, ओशो, उनका तो ये विचारधारा तो बिल्कुल नहीं है कि हमें रिबेलियस नहीं बनना। अब रिबेलियस की यहाँ परिभाषा शायद अपन अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण से समझ रहे हैं कि समाज में झंडा लेकर चल पड़े। वो तो सब नहीं है, क्योंकि हम कोई उनके समकक्ष व्यक्ति तो है नहीं। लेकिन हम अपने साथ सुधार करते हुए एटलीस्ट दो चार लोगों पर तो उस बात का प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हाँ हमने चुप अपनी दिशा बदल दी क्योंकि समाज तो ऐसा ही है, तो ये तो फिर मतलब एक सबमिसिव सी, इसके लिए हमें ओशो जैसे व्यक्ति की उंगली पकड़ने की क्या जरूरत थी कि हम बस अपने अंदर छोटे मोटे परिवर्तन कर कर कुछ शब्दों को जान लें और उनका उच्चारण करना सीख जाएं और फिर कहें चलिए ठीक है, मैंने तो आनंद ले लिया अपने जीवन का, दुनिया जाए भाड़ में। तो उनका, अगर आप उनका उद्देश्य देखिए, वो अगर सागर थे तो हम भी तो उनकी बूंद हैं। एटलीस्ट मैं ये मानता हूं कि मैं तो ओशो कि मतलब पाठ का ही एक हिस्सा हूं। और मैं इस चीजों को इतने आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता कि कुछ भी। अभी अमृतो जी ने एक उदाहरण दिया, मुझे लगता है वो बहुत अपवाद है कि अपन एक 17-18 साल के बच्चे को कि उन्होंने देखिए स्वीकार नहीं किया, सुसाइड कर लिया। तो वो लाखों बच्चों में से कोई 2 4 5 बच्चे जिनमें बड़े सारे फैक्टर्स होंगे, अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, उनकी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, या उनकी और समस्याएं क्या रही जिसकी वजह से वो, लेकिन उनको थॉमस एडिसन या टेस्ला जैसे जिन्होंने उस रिजल्ट को अस्वीकार कर दिया और ऐसा कुछ खोजा, वो रिबेलियस थे, वो भाग्यवाद पर निर्भर वो नहीं थे डिपेंडेंट, उनको मालूम था कि कुछ बेहतर निकला जा सकता है। और आपने एक बात बोली, मुझे क्षमा करिएगा, मैं उससे भी सहमति नहीं रखता कि जब मेरे परिणाम उस तरह से नहीं आया तो मैं अपने को तनाव से ना भरूं। एक तरफ ओशो कहते हैं उस तनाव को, और वो अवसाद भी तुम्हें उन गहराइयों तक ले जा सकता है कि जहां से निकलने के बाद तुम कुछ नया प्रकट कर सकते हो। ठीक है, तो हम या तो ये मानकर चल रहे हैं स्वामी जी कि हम ना एक्चुअली बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं, जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत ऐसे चीजों को खंगालते हुए बस अपना समय बिता रहे हैं, और इससे थोड़ा सा परिवर्तन अगर हमारे अंदर हो गया तो ठीक है, बाकी इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा बड़ा बवाल मचाने की हमें जरूरत नहीं है। मुझे क्षमा करिएगा यदि मैं इस तरह के शब्दों को नहीं जो नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक तो देख लीजिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि फिर से कि हमें भी क्रांतिकारी होना चाहिए। जी पहली बात कि जिन्होंने स्वभाव इंडिविजुअल है आपका, ओशो जैसे बनने की कोशिश नहीं करिएगा। वो ओशो अपने हिसाब से किस हिसाब से जिए, आपके स्वभाव से निकलेगा। ये जो बात कर रहे हैं आपके ध्यान से आनी चाहिए। अभी इसका हम कोई वो नहीं कह रहे हैं कि आपकी क्रांति होगी कि आपकी शांति निकलेगी, उससे क्या निकलेगा वो आपके ध्यान से। अभी हम तो ये प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, एक साधक की एक समझ की बात। जिसकी बात कह रहे हैं कि डिप्रेशन हुआ, उसको देखिए, ये ध्यान का पार्ट है आपका, उसको आप देखना वो अलग बात है। लेकिन ओशो दोनों बातें जब ध्यान की कह रहे हैं, यहाँ प्रज्ञा की बातें कर रहे हैं हम। वो आ गया तो उसको आप देखिए और देख करके मुक्त हो जाइए, सबसे अच्छी बात है। क्रांति करिए, लेकिन क्रांति और शांति दोनों जरूरी है। अब ओशो की स्थिति आपकी स्थिति अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबकी अपनी भूमिका है, आप अपनी भूमिका किसी की ओशो की नकल। अब ओशो तो शादी नहीं किए, बाल बच्चे हैं, तो क्या करोगे आप अपने हिसाब से निर्णय लो ना, उस हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते उनके हिसाब से। चलिए खैर, ये सब मैं ज्यादा अब इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन समझ अपने हिसाब से होगी। क्रांति के चक्कर में कभी हमारा ध्यान भी ना हो जाए। ओशो जैसे क्रांतिकारी युग दृष्टा जो जो कर गए, अब थोड़ी सी आप समाधि के बीच उन सब चीजों को करने दीजिए। बहुत ज्यादा क्रांति के चक्कर में, दुनिया को बदलने के चक्कर में इतना नहीं जी।
स्वामी जी जैसे आपने कहा था कि जब ऐसा अंत हो जाए कि नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, उस समय हमें एक्सेप्टेंस रखना ही पड़ेगा हाँ और वही बेहतर है। और पहले भी एक्सेप्टेंस का लेके अपने कर्मों के हिसाब से जो आपको मिल रहा है उतना तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए आदमी को। जो पार्ट ऑफ अनएक्सेप्टेंस है वो फर्दर लीड करता है नेक्स्ट आपके कोर्स ऑफ एक्शन पे। जैसे जैसे प्रैक्टिकली हम लोगों के यहाँ क्या होता है स्वामी जी, जैसे हम लोगों ने एक लोअर कोर्ट्स में ऑर्डर नहीं हुआ हमारे फेवर में। नाउ अगर हम उससे मतलब बड़े प्रभावित हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, तो उससे काम नहीं चलना है, वहां पे उस लेवल का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर हाँ उसके बाद स्वामी जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कई बार जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कई बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी रीजनिंग को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब वहां पे लिमिट आ गई है, अब हम हमें वो एक्सेप्ट करना ही है। हाँ और वो स्वामी जी देखिए, वो मुझे लगता है कि मान लीजिए हमारे पार्ट पे जो हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसमें डिफरेंट रीजनिंग करके ऑर्डर दे दिया। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि 15 साल के बाद आपकी रीजनिंग के बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑर्डर पलटा हुआ। तो ये अपना कर्म करते रहे और एक्सेप्टेंस करते रहे, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात देखिए, वही बात फिर आपकी बात कर रहा हूं। जब आप फल को पहले से ही अपने पक्ष में रखेंगे तब बाद में पीड़ा होगी। रवि जी का मतलब है कि 50-50 परिणाम दोनों तरफ, यही तो कह रहे हैं रवि। ये जैसे इसका भाव रखेगा तो हमें पूरा अपना ध्यान अपने कर्म पर आ जाएगा ना, कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, परिणाम की पक्ष में ज्यादा अपेक्षा बाद में आपको तकलीफ देगी। ये यही तो, कि फल कभी 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 हमारे पक्ष में आए, विपक्ष में आए, जो भी आए, फल का क्या करना है। हमें तो अपना फोकस अपने 100% देना है। यही बात तो हम कह रहे हैं, यही बात शुरू से कह रहे हैं कि परिणाम क्या आएगा उसका कुछ पता नहीं, और परिणाम पर बहुत ज्यादा अपेक्षा हमें वर्तमान को भी कर्म को प्रभावित करती है, वो करेगी। तो वर्तमान को ये ध्यान करके कि परिणाम 50 क्या होगा, वो दोनों बातें हो करके हम अपने काम पर पूरा फोकस दें। परिणाम जो भी होगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं वो भी यही यही बात कर रहा हूं। चलिए आज के सत्र को यही विराम देते हैं। आज तो अब नहीं कुछ हो पाएगा, तो आप लोग चलिए, तीन तीन लोग हो, शायद चले गए सुनील जी। तो आप लोग चलिए 2 मिनट के लिए खड़े हो करके, हम लोग खड़े हो करके थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं, थोड़ा श्वास का प्रयोग कर लेते हैं, फिर बैठ करके आप लोग ध्यान में चले जाइएगा।
अगला प्रयोग श्वास का करना है। 4 मिनट श्वास को, 5 मिनट श्वास को गहरी छोड़ते जाना है संगीत की लय के साथ। तो दोनों पैरों में
अब छोड़ दें सारे प्रयास, प्रकाश बुझा दें। ऊर्जा जग गई है, ऊर्जा को अपना काम करने दें। नाउ लाई डाउन इन सवासना। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी सुनाई दे। पूरा अंधेरा कर लें। विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारा ध्यान अपने शरीर पर लाएं। भाव करें, शरीर शिथिल होता जा रहा है। छोड़ते जाएं, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया। शरीर शिथिल हो गया। श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत हो गई। और गहरे विचार भी शांत होते जा रहे हैं। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। विचार भी शांत हो गए। सब कुछ शांत और शिथिल। एक गहन सन्नाटे ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। अब बंद आंखों से अपने इस आंतरिक आकाश को देखें। जो अंधेरा है, इस पर्दे को प्रेम से निहारें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे किसी पात्र में जल है, इस आकार के भीतर निराकार है।
इस निराकार से अपना नाता जोड़ें। आकार की अपनी सीमा है, निराकार की कोई सीमा नहीं, असीम है, अनंत है। देखते देखते इस निराकार में गहराई आने लगी। धीमा धीमा प्रकाश, ओंकार की गूंज सुनाई देने लगी। इस निराकार में गहराई, इसी ही ऋषियों ने अंतर आकाश कहा है। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसी के साथ गहरे उतरते जाएं और गहरे और गहरे। मर्ज और सेल्फ मिट ही जाए। जय विष्णु।